नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। आप सभी का स्वागत है वेदांत एकेडमी में। आज हम लोग दोस्तों एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर और ग्रुप डी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको कुछ डिस्कस करेंगे। तो आइए एक एक करके हम लोग प्रश्नों पे आते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स में और कमेंट कीजिए जो आपको जो पसंद हो। ठीक है, आते हैं हम लोग। हमारा आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, देखिए पहला प्रश्न दोस्तों, किसी कंपनी के 15 पुरुष कर्मी या 20 महिला कर्मी किसी कार्य को 26 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यहाँ पे या लगा हुआ है दोस्त, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे या लगा हुआ है। पुरुष कर्मी या फिर 20 महिला कर्मी किसी कार्य को 26 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उसी कार्य को 30 पुरुष कर्मी एवं यहाँ पे या लगा हुआ था और यहाँ पे एवं मतलब एंड लगा हुआ है, एंड लगा हुआ है। 12 महिला कर्मी साथ मिलकर कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। तो इसका सबसे आसान तरीका ये है दोस्तों, आप क्या करें, आप सिर्फ एंड बटे और लिखें। आप क्या करें, एंड बटे और लिखें और सॉल्व करें इसको। कैसे, एंड डिवाइड बाय और करें, पुरुष को पुरुष के साथ, महिला को महिला के साथ। तो यहाँ पे क्या है, एंड वाले में देखिए आप 30 पुरुष है, 30 पुरुष है तो क्या करेंगे हम लोग 30 बटा और ऊपर में और वाला में कितना में है 15 प्लस महिला एंड वाले में कितनी है 12 और ऊपर और वाले में कितने हैं 20 है ना। आपको दिन निकालना है तो इंटू डी कर दीजिए, डे निकालना है। और ये मिलके काम कितने दिनों में कर रहे हैं 26 दिनों में, तो 26 लिख दीजिए। सबसे आसान तरीका है इसको सॉल्व करने का। इसको काटेंगे, कितना आएगा 2 प्लस ये आएगा 4 से 3 और ये 5 यानी 3/5 आ गया। 3/5 इंटू डी करेंगे, 26 दिन आपको दिया हुआ है, यही डी आपको निकालना है। ठीक है, यही डी आपको क्या करना है, निकालना है। यहाँ पे करेंगे तो कितना आएगा 5 गुना 10 3 13/5 आ जाएगा। कितना आएगा 13/5 इंटू डी बराबर है 26। इसको काटेंगे, 13 दूना 26 यानी डी का वैल्यू आ गया कितना 5 गुना 2 यानी 10 दिन। 10 दिन आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपको दिया हुआ है। आसान सवाल है, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में दोस्तों। अगला प्रश्न है दूसरा नंबर में, कंप्यूटर का है यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है, आपको फुल फॉर्म यहाँ पे बताना है। तो यूआरएल का पूर्ण रूप होता है दोस्तों यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, तीसरे नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है दो संख्याओं का मौसौ 6 है और उनका लॉसौ यानी एलसीएम जो है 84 है। यदि दोनों संख्याओं में से एक 42 है तो दूसरी संख्या क्या है। आप जानती हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर, बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर। प्रोडक्ट ऑफ नंबर मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं फर्स्ट नंबर, इसको बोल सकते हैं फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, यही तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर हुआ। तो यहाँ पे आपको एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ भी दे रखा है और एक नंबर दे रखा है, दूसरा आपको निकालना है। तो कर दीजिए, 6 गुना 84 बराबर हो जाएगा दूसरे नंबर 42 है, कुछ नहीं है तो यहाँ पे एक्स मान लीजिए आप। यानी x की वैल्यू अगर निकालेंगे तो 6 गुना 84 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 42। 21 इसको काटिए, 21 दूना 42, 21 चौका 84, 2 दूना 4 खत्म, 6 दूना 12 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये भी बहुत ही आसान सवाल है। चौथे नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, टाइम एंड वर्क का है और एनटीपीसी या फिर रेलवे के किसी भी एग्जाम में टाइम एंड वर्क का जो वेटेज है दोस्तों वो थोड़ा ज़्यादा रहता है। इसको सॉल्व करेंगे। कह रहा है हरीश एवं विमल किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। हरीश और विमल मिल करके, देखिए हरीश प्लस विमल किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ये ठीक है। 15 दिनों तक दोनों एक साथ काम करते हैं, 15 दिनों तक दोनों एक साथ काम करते हैं। उसके बाद विमल जो है वो काम छोड़ के भाग जाता है, यानी विमल जो है ये काम छोड़ देता है। कब, 15 दिन के बाद। शेष कार्य मतलब बचा हुआ जो कार्य है, क्योंकि कार्य 20 दिन तक होना है, शेष कार्य को हरीश जो है अकेले 10 दिन में पूरा कर लेता है। तो हरीश अकेले इस पूरे कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका सबसे बढ़िया ये तरीका है कि एक बात बताइए आप, टोटल वर्क जैसे देखिए हरीश प्लस विमल मिल करके 20 दिन में काम पूरा कर देता है। पूरा करने का मतलब हुआ कि टोटल काम कंप्लीट कर देता है। तो हम ऐसा क्यों ना करें कि टोटल काम जो है, टोटल वर्क जो है उसको हम 20 यूनिट ही मान लें, 20 यूनिट मान लें। टोटल वर्क जो है इसको हम 20 यूनिट मान लेते हैं। इससे हमें ये समझ में आया कि हरीश और विमल दोनों मिल के 20 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है और 20 यूनिट काम हमने मान लिया।
तो इसका मतलब दोनों मिल करके एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, तभी तो 20 दिन में 20 यूनिट काम करेगा। अच्छा, कह रहा है कि 15 दिनों तक काम साथ किया, एक दिन में अगर 1 यूनिट करेगा तो 15 यानी हरीश प्लस विमल जो है 15 दिन तक साथ काम किया, इसका मतलब 15 यूनिट काम कर लिया। 15 दिनों तक साथ काम किया ना दोनों, इसका मतलब 15 यूनिट काम कर लिया। तो शेष काम बचा कितना? शेष काम कितना बचा? शेष काम बचा 20 यूनिट काम था, 15 यूनिट कर लिया, कितना बचा? 5 यूनिट काम बचा। अब इस 5 यूनिट काम को विमल तो भाग गया, करेगा हरीश। इस 5 यूनिट काम को कौन करेगा? हरीश करेगा। और कह रखा है कि शेष कार्य को हरीश अकेले 10 दिन में करता है। अब एक बात बताइए, 5 यूनिट काम को करेगा कौन? तो करेगा हरीश, और ये हरीश 10 दिन में करेगा, 10 दिन में करेगा। इसका मतलब हरीश का जो इफिशियंसी है, क्षमता जो है, इसकी जो क्षमता है हम निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए 5 यूनिट काम कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है, इसका मतलब इसकी जो क्षमता है वो आधा है, मतलब एक दिन में आधा यूनिट करने की इसकी क्षमता है। अब करेगा अगर पूरे काम हरीश अकेले करे, पूरा काम मतलब 20 यूनिट काम हरीश अगर अकेले करेगा तो कितने दिन में काम कर लेगा? हरीश का एफिशिएंसी हमने पता कर लिया, कितना? आधा काम। एक बात बताइए, अगर कोई बंदा एक दिन में आधा काम करेगा तो 20 काम करने में उसको कितना समय लगेगा? एक दिन में अगर आधा काम कर रहा है तो 20 काम करने में उसको दुगुना समय लगेगा, तो 20 दूना 40 दिन में क्या करेगा? वो पूरा काम कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 5वें नंबर प्रश्न में। कह रहा है कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? देखिए सबसे पहली बात तो सांची के जो स्तूप है दोस्तों, ये कहाँ पे है? तो रायसेन जिला है एक, कहाँ पे? मध्य प्रदेश में, यहाँ पे मध्य प्रदेश में। तो सांची का स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। इसका निर्माण कराया था अशोक ने, ऑप्शन नंबर बी अशोक ने। इसका निर्माण कराया था अशोक ने। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा बिंदुसार, चाणक्य, अशोक, चंद्रगुप्त। तो एक एक करके थोड़ा इसमें और बातें जानते हैं इन महापुरुषों के बारे में। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात तो चंद्रगुप्त के बारे में बात करें तो चंद्रगुप्त जो है मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया था इन्होंने चाणक्य की मदद लेकर के। एक और बात आप ध्यान रखिएगा, इन्होंने नंद वंश को हराया था, धनानंद को। और क्या? तो कश्मीर के एक राजा हुए, कश्मीर के एक राजा थे। कश्मीर के राजा कौन? प्रवर्तक, इनका भी मदद लिया था इन्होंने नंदवंश को उखाड़ फेंकने में। तो अगर सवाल को डिफिकल्ट करे कभी तो आप याद रखिएगा, कश्मीर के राजा थे कौन? प्रवर्तक। इन्होंने हेल्प करा था किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। क्या करने में? तो नंदवंश की नींव को हिलाने में और मौर्य वंश की स्थापना करने में। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य भाई साहब इन्होंने क्या किया था? इन्होंने राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व बैठा था। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व 322 ईसा पूर्व इन्होंने राजगद्दी पर बैठा था। कहाँ का? मगध का। और याद रखने वाली बात यह है कि 305 बीसी में इन्होंने सेल्यूकस निकेटर को हराया था। किसको हराया था? सेल्यूकस निकेटर को। आप जानते होंगे सेल्यूकस निकेटर इन्हीं का राजदूत है मेगास्थनीज। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत का नाम क्या है? मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज क्यों फेमस है दोस्तों? इससे सवाल पूछता है। इनकी एक किताब है, मेगास्थनीज की एक किताब है, बुक है, उस बुक का नाम क्या है? उस बुक का नाम है इंडिका। क्या नाम है? इंडिका। तो प्रश्न पूछा जाता है कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज थे कौन? तो राजदूत थे। किनके थे? सेल्यूकस निकेटर के। सेल्यूकस निकेटर को हराया किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया। कब हराया? 305 बीसी में हराया। और सबसे खास बात तो ये है, मज़ेदार बात है, कि सेल्यूकस निकेटर की एक लड़की थी, इनकी बेटी का नाम था कार्नेलिया। क्या था? कार्नेलिया। ठीक है, और ये कार्नेलिया से शादी कर लिया कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। एक तो पीटा युद्ध में, ऊपर से बढ़िया सुंदर बेटी, उनसे क्या किया? कार्नेलिया से शादी कर लिया कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। और शादी, बिहारी आदमी शादी फ्री में तो करता नहीं है, कुछ ना कुछ तो लेगा ही। लिया भाई साहब, क्या लिया? तो 4 गो प्रांत ले लिया भाई साहब। बताओ, कोई स्कॉर्पियो बोलेरो ये सब लेता है? यहाँ देखिए चंद्रगुप्त का जो रुतबा देखिए, इन्होंने बेटी से शादी किया, एक तो युद्ध में पीटा, ऊपर से बेटी से शादी किया, और 4 गो प्रांत दहेजवा में ले लिया। क्या क्या लिया जरा देखिए तो? काबुल, कंधार, हेरात और मकरान। ये 4 प्रांत याद रखिएगा। ये 4 प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य को युद्ध
युद्ध संधि के शर्त के अनुसार 4 प्रांत इनको मिला था कार्नेलिया से शादी करने के बाद। ठीक है, ये तो चंद्रगुप्त। और अब और स्टार्टिंग में दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य जो है 298 बीसी में इनकी उपवास के दौरान, क्योंकि ये जैन धर्म को मान लिए थे भद्रबाहु के प्रभाव में आकर के, तो इनको जैन धर्म का दीक्षा कौन दिलाया था? तो भद्रबाहु साहब ने दिलवाया था। श्रवण बेलगोला कर्नाटक में एक जगह है, वहाँ पे इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 298 बीसी में ही इनका ही बेटा बिंदुसार शासक बना। ठीक है, तो जरा बिंदुसार के बारे में थोड़ी बातें करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग अगले प्रश्न पे जाएंगे। ठीक है, बिंदुसार देखिए, बिंदुसार शौकीन आदमी था, मारकाट में विश्वास नहीं रखता था, खूब इधर उधर विदेश विदेश सबसे इन्होंने अंजीर वगैरह शराब वगैरह खूब मंगाया करते थे उस टाइम में। ठीक है, सबसे पहली बात तो बिंदुसार का एक दूसरा नाम है दोस्तों, उसका नाम पूछा जाता है एग्जाम में, वो है अमित्रघात। क्या है? अमित्रघात। अमित्रघात मतलब होता है शत्रु का विनाशक। अमित्रघात मतलब होता है, इसका अर्थ क्या है? शत्रु का विनाशक। हालांकि पता नहीं कितना शत्रु को विनाश किए हैं ये। इनका नाम अमित्रघात पूछा जाता है। और ये आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, ये आजीवक संप्रदाय का फॉलोवर था, आजीवक संप्रदाय। अब आजीवक संप्रदाय का स्थापना किसने किया था दोस्तों? इसका स्थापना किया था मखली पुत्र गौसाल ने। मखली पुत्र गौसाल ने आजीवक संप्रदाय का स्थापना किया था। उनका अनुयायी कौन थे? बिंदुसार थे। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार भी कहा गया है। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार भी कहा गया है। इनके समय में एक बड़ा ही फेमस युद्ध हुआ है, वो भी आप ध्यान रखिए। क्या युद्ध हुआ है? युद्ध क्या कहें, झड़प हुआ था दोस्तों। इनके समय, बिंदुसार के समय में ही तक्षशिला, जो अभी पाकिस्तान में है, तक्षशिला में मार हो गया था। और इसको कंट्रोल करने के लिए बिंदुसार अपने बेटे को भेजा था। बेटा का नाम क्या क्या है? तो अशोक को भेजा था। अशोक को भेजा। और सुसीम नाम के एक लड़का था इनका, अशोक से बड़ा था सुसीम, ये दोनों को भेजा था इन्होंने तक्षशिला में युद्ध को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, बिंदुसार के ही दरबार में डायमेकस नाम का एक राजदूत आया था दोस्तों। डायमेकस ये कौन है? तो सीरिया के राजा थे एंटीओकस, उसका राजदूत है डायमेकस। ये बिंदुसार के दरबार में आए थे। ठीक है, अशोक की जरा बात करें दोस्तों, अशोक का नाम क्या है? प्रियदर्शी जो है इनका। अशोक का जो नाम है दोस्तों, अशोक वर्धन पुराण में मिलता है। अशोक का नाम अशोक वर्धन पुराण में मिलता है। इन्होंने राजगद्दी पर क्या बैठा था? 269 बीसी में बैठा था। 269 बीसी में बैठा था। और सबसे जरूरी क्या है कि ये अपने राजगद्दी पर बैठने के 8 साल के बाद इन्होंने कलिंग पे आक्रमण किया था। कलिंग समझ रहे हैं? कलिंग वार जो है सबसे फेवरेट युद्ध था, मतलब प्रसिद्ध युद्ध था। तो इन्होंने क्या किया था कि 261 में, देखिए 8वें साल के बाद है ना, 261 बीसी में कलिंग पे आक्रमण किया। और कलिंग की राजधानी थी क्या? कलिंग की राजधानी क्या थी? तोसली। कलिंग की राजधानी थी तोसली। इस पे इन्होंने अपना क्या किया? कब्जा कर लिया। ठीक है, अशोक ने शिलालेख बहुत सारे बना रखे थे, है ना, अभिलेख में ही शिलालेख बना रखे थे। टोटल शिलालेख की संख्या कितनी है? 14, है ना। और 1850 ईस्वी में इनके जो अभिलेखों हैं उनको पढ़ने का जो सबसे पहला जो दिया जाता है श्रेय, वो दिया जाता है जेम्स प्रिंसेप को। किसको दिया जाता है? जेम्स प्रिंसेप को। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप ने इनके अभिलेख को पढ़ा था 1850 ईस्वी में। ठीक है, हालांकि खोज जो है वो 1737 ईस्वी में कर दिया था कौन? पेत्रेडी पेंथेलर ने खोज किया था 1737 में शिलालेख का। टोटल नंबर ऑफ शिलालेख कितना है? 14 है। इसमें ब्राह्मी लिपि में मिला है, खरोष्ठी में मिला है, अरमाइक में मिला है और ग्रीक लिपि में मिला है। ये 4 लिपि में इन्होंने मिला है। आजीविकों को रहने के लिए अशोक ने बराबर की पहाड़ियाँ में 4 गुफाएं बनाए थे। आजीवक संप्रदाय जो थे उनको रहने के लिए अशोक ने बराबर की गुफाएं में 4 जो है पहाड़ी में 4 गुफाएं बनाए थे। ठीक है, चाणक्य जानते हैं, इनकी किताब जो है, इनका किताब क्या है? अर्थशास्त्र। इनका किताब का नाम क्या है? अर्थशास्त्र है, जिसमें अर्थशास्त्र की नहीं, मतलब मौर्य साम्राज्य का जो प्रशासन है उसके बारे में इस किताब में बताया गया है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल क्या है कि एग्जाम में आता है कि चर शब्द का उपयोग अर्थशास्त्र में किया गया है। ये चर शब्द का उपयोग किसके लिए किया गया अर्थशास्त्र में? तो जासूस के लिए किया गया है। एग्जाम में सवाल पूछा गया है ये। ठीक है, तो याद रखिएगा, चर शब्द का प्रयोग जो है अर्थशास्त्र में जासूस के लिए किया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए।
और नीचे दिए गए लिंक पे आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक जो है टेलीग्राम का मिल जाएगा, फेसबुक का मिल जाएगा, इंस्टा का मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। सबको क्या करना है, आपको फॉलो कर देना है। देखिए कह रहा है कि प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास तमस किसने लिखा है। तमस के लेखक हैं दोस्तों भीष्म साहनी। कौन है, भीष्म साहनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। यशपाल आपको दिख रहे होंगे, यशपाल के यशपाल एक लिखे हैं दादा कामरेड। दादा कामरेड, दादा कामरेड इनकी रचना है, किनकी, यशपाल की। ठीक है, मुझे आप एक बात बताइए, आपने देखा होगा पोस्ट ऑफिस की रचना किसने की, पोस्ट ऑफिस बताएंगे। गोदान की रचना किसने की, बताएंगे। रणभूमि की रचना किसने की, ये भी बताएंगे। ठीक है, किराता अर्जुनियम की रचना किसने की, किराता अर्जुनियम की रचना किसने की। ठीक है, एक एक करके देखते हैं दोस्तों। पोस्ट ऑफिस की रचना किसने की, रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था और एशिया के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। गोदान जो है ये प्रेमचंद साहब की पुस्तकें हैं। रणभूमि जो है ये भी प्रेमचंद साहब की रचना है। किराता अर्जुनियम बार बार सवाल में पूछता है, ये भारवी हैं। भारवी, 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 भारवी कौन थे दोस्तों, तो ये सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। कौन, सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। सिंह विष्णु कौन थे, तो सिंह विष्णु पल्लव वंश के संस्थापक थे। पल्लव वंश कहाँ, साउथ का, जिसकी राजधानी कांची या कांचीपुरम था। तो भैरवी जो है सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में दोस्तों। 7वें नंबर प्रश्न क्या है, कह रहा है दो संख्याओं का योग 16 है, उनका गुणनफल 63 है। ठीक है, उन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम मतलब उल्टा का योग क्या होगा, एक बात बताइए। 16 है योग और गुणनफल कितना है, 63। तो ABCD या XYZ मानने से अच्छा है कि आप एक काम करें, आपको 7 + 9 कितना होता है, तो कहिएगा 16 होता है। और 7 × 9 कितना होता है, तो कहिएगा 63 होता है। तो सवाल तो सॉल्व हो गया। वही दो संख्या, एक संख्या 7 होगा, दूसरा संख्या 9 होगा। अब इसका व्युत्क्रम मतलब होता है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब 1/7 और जोड़ 1/9 आपको निकालना है। LCM आ जाएगा 63 और ऊपर में जोड़ेंगे 9 7 16, यानी 16/63 आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। 8वें नंबर प्रश्न है दोस्तों कि RTI अधिनियम कब प्रभावी हुआ था। RTI मतलब सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार ये कब प्रभावी हुआ था, तो ये हुआ था दोस्तों अक्टूबर 2005 में। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, अक्टूबर 2005 में। मनमोहन सिंह के समय में आया था ये, और ये एक बहुत ही क्रांतिकारी क्या थी, अधिकार थी, बहुत जरूरी अधिकार। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था, एक बात बताइए। भारतीय संविधान में जो संशोधन है ये संविधान के किस भाग में है, सबसे पहली बात। भारतीय संविधान की जो संशोधन है वो संविधान के किस भाग में है, तो आप कहिएगा संविधान के 20वें भाग में है, मतलब 20वें भाग में है। ठीक है, और किस अनुच्छेद के तहत संविधान में संशोधन किया जाता है, तो वो अनुच्छेद है दोस्तों 368। 3 दूना 6 और +2 8, याद रखने का तरीका है 368, यानी 368 अनुच्छेद में, 368वें अनुच्छेद में जो है ये संविधान संशोधन का प्रावधान जो है वो किया गया है। तो पहला संविधान संशोधन दोस्तों 1951 में ही हो गया था। 1951 में ही हो गया था पहला संविधान संशोधन। और वो पहला संविधान संशोधन जो था दोस्तों वो भूमि सुधार से संबंधित था। उसका जो प्रावधान था भूमि सुधार से संबंधित था। दूसरा 1952 में हुआ था, तीसरा 1954 में हुआ था। ठीक है, 1951 से और एक चीज याद रख सकते हैं दोस्तों कि भूदान आंदोलन, भूदान आंदोलन जो है पोचमपल्ली जिला तेलंगाना से भूदान आंदोलन जो है स्टार्ट हुआ था। ग्रामोदान आंदोलन जो है वो उड़ीसा से स्टार्ट हुआ था। क्लियर है। बढ़ते हैं अगला प्रश्न में। भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में किस वर्ष में भाग लिया था। देखिए सबसे पहली बात तो ओलंपिक, अगर इतिहास की बात करें ओलंपिक की, तो ओलंपिक जो है दोस्तों बहुत पुरानी खेल है। क्या, अगर प्राचीन ओलंपिक खेल की बात करें, प्राचीन ओलंपिक खेल की बात करें तो ये ओलंपिया में हुआ था। ओलंपिया में हुआ था। कब हुआ था, तो 776 BC में हुआ था। 776 BC में, प्राचीन की बात कर रहे हैं। और पहली बार जो है दोस्तों अगर आधुनिक की बात करें, आधुनिक ओलंपिक खेल कब स्टार्ट हुआ था, तो 1894 में हुआ था। कब हुआ था, 1894 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो ग्रीस की राजधानी एथेंस से स्टार्ट हुआ था, एथेंस। ठीक है, 1894 में। क्लियर है। भारत पहली बार जो है 1900 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी जो आपको दिख रहा है, 1900 में भाग लिया था। अंग्रेज के हम लोग तब तक गुलाम थे।
ठीक है। और भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन का स्थापना 1927 में हुआ था, ये भी आप याद रखिएगा। भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना जो है 1927 में हुआ था। अगर ओलंपिक की बात करें दोस्तों, तो हमारे पास इंडिया में अभी तक टोटल 10 गोल्ड मेडल हैं। कितने हैं? अभी तक टोटल 10 गोल्ड मेडल हैं, जिसमें से 8 गोल्ड मेडल तो सिर्फ हॉकी वाले लाए हैं। तो गोल्ड मेडल की अगर बात करें, गोल्ड मेडल की बात करें अगर, तो टोटल 10 हैं। कितने हैं? 10, जिसमें से क्या 8 गोल्ड मेडल जो है वो हॉकी से है, हॉकी से लाया गया है। एक अभिनव बिंद्रा शूटिंग के लिए, अभिनव बिंद्रा शूटिंग में, और तीसरे नीरज चोपड़ा भाला फेंक में। नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने भी गोल्ड लाया था। तो 8 टोटल गोल्ड मेडल कितने हैं? 10, जिसमें से 8 सिर्फ किन के हैं? तो हॉकी के हैं। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। और याद रखिएगा कि ओलंपिक डे जो है दोस्तों वो कब मनाया जाता है, आप हमें ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सवाल है कि एक कालीन की लंबाई ये 20 सही 5/2 है। ये स्टार लगा हुआ आप लिख लीजिएगा। ये 20 सही, 20 मतलब 20.5/2 है। ठीक है, 20 सही 5/2 मीटर है। इससे 4 सही 1/2, इसको ऐसे रखिएगा, 4 सही 1/2, 4 सही 1/2 मीटर की लंबाई वाले कालीन के कितने टुकड़े बनाए जा सकते हैं? तो कुछ नहीं करना है, इसको डिवाइड कर देना है। तो 20 दूना 40, 5 45/2 हो गया, 45/2 हो गया। डिवाइड करेंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 4 दूना 8, 1 9, यानी 2/9 हो गया। 9 2 से 2 खत्म हो गया, 9 × 45 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? देखिए, सुकन्या समृद्धि योजना कब शुभारंभ किसने किया? क्लियर है? कह रहा है सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ किसने किया था? तो सुकन्या समृद्धि योजना है दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ में हुआ था दिसंबर 2014 में। दिसंबर 2014 में स्टार्ट हुआ था। तो आप बताइए 14 से लेकर के अभी तक हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? तो नरेंद्र मोदी साहब इसका सही आंसर हो जाएगा। मनमोहन सिंह नाम से याद रखिएगा। 1991 में नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लॉन्च किया गया था। इसके माध्यम से एलपीजी रिफॉर्म्स, एलपीजी मतलब हुआ है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन नीति को जो क्या है नीति को लागू किया गया था। उस समय मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे। क्या थे? वित्त मंत्री थे, वित्त मंत्री थे। और पीवी नरसिम्हा राव जो थे दोस्तों वो प्रधानमंत्री थे देश के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। कह रहा है भौतिकी की कौन सी शाखा, यहाँ पे शाखा होगा, भौतिकी की कौन सी शाखा जो है वो क्या है? भौतिकी की कौन सी शाखा स्थिर तरल पदार्थ के गुण धर्मों से संबंधित है? देखिए, स्थिर का मतलब क्या है? स्थिर का मतलब हुआ स्टैटिक। स्थिर का मतलब क्या हुआ? स्टैटिक। अगर कोई चीज़ चल रहा है फिजिक्स में उसको बोलते हैं डायनामिक, अगर रुका हुआ है तो वो स्थिर यानी स्टैटिक है। और तरल पदार्थ मतलब आप भी जान रहे हैं, तरल पदार्थ मतलब लिक्विड फॉर्म। तो स्टैटिक मतलब क्या हो? यहाँ पे तरल पदार्थ मतलब आप समझ लिए हाइड्रो, है ना, हाइड्रो। तो हाइड्रोस्टैटिक्स है ना तरल पदार्थ से। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, उष्मा गतिकी मतलब थर्मोडायनामिक्स की बात कर रहा है। खगोल भौतिकी मतलब एस्ट्रोफिजिक्स की बात कर रहा है। ठीक है, और ये लाइट के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोस्टैटिक्स। अगले प्रश्न क्या है? डैश भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। बॉक्साइट दोस्तों एक क्या है? एलॉय है। इससे हमें प्योर एलिमेंट निकालने का एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और इससे हमें अल्मुनियम मिलता है। क्या मिलता है? अल्मुनियम मिलता है। ठीक है, इसका जो उत्पादक राज्य है वो गुजरात, उड़ीसा जो है, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उड़ीसा। अगर अल्मुनियम की बात करें दोस्तों, तो अल्मुनियम जो है, अल्मुनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13 और इसका एटॉमिक मास होता है 27। ठीक है, इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? वैलेंसी इसकी कितनी हो जाएगी? इसकी वैलेंसी हो जाएगी 3। वैलेंसी मतलब संयोजकता, वैलेंसी मतलब संयोजकता, इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 3। अगर अल्मुनियम की और एक बात याद रखिएगा कि जो भी मेटल है, क्योंकि अल्मुनियम एक मेटल है, जो भी मेटल है, मेटल का ऑक्साइड हमेशा होता है बेसिक इन नेचर, क्षारीय होता है, बेसिक इन नेचर होता है। कौन? मेटल का ऑक्साइड जो भी होता है क्या होता है? वो बेसिक इन नेचर। जैसे मान लीजिए कि सोडियम ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होगा, पोटेशियम ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होगा। लेकिन अल्मुनियम ऑक्साइड जो होता है दोस्तों, अल्मुनियम ऑक्साइड मतलब Al2O3, अल्मुनियम ऑक्साइड जो होता है इसमें दोनों प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं। ये बेसिक भी हो सकता है और एसिडिक भी हो सकता है। तो इसको नाम दिया गया है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या दिया गया नाम? एम्फोटेरिक ऑक्साइड।
तो अल्युमिनियम ऑक्साइड जो होंगे वो बेसिक भी हो सकते हैं और एसिडिक भी हो सकते हैं, इसीलिए उसका नाम दिया गया है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। आप कहेंगे कि भाई साहब अल्युमिनियम के अलावा और भी कोई एलिमेंट है जो कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है? तो हाँ भाई बनाता है। लेड का आपने नाम सुना होगा, लेड जिसको हम पीबी बोलते हैं, प्लम्बम भी इसका नाम है। दूसरा नाम जिंक का आपने नाम सुना होगा, जिंक जेडन, ये भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं। क्लियर है? झारखंड में जगह है झरिया दोस्तों, झारखंड में जगह क्या है? झरिया। झारखंड में एक जगह है झरिया जो कि कोयले के खनन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। झारखंड में आप 3-4 जगह याद रखेंगे। झरिया जो है दोस्तों धनबाद जिले का एक जगह है। रामगढ़ और हजारीबाग, रामगढ़ हजारीबाग और झरिया जो है कोयले के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है कि 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने कब दबाया? अब यहाँ पे आप ऑप्शन देखेंगे तो आपका आंसर बन जाएगा। 1857 तो होगा नहीं क्योंकि युद्ध शुरू ही हुआ था। 1859 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूर्ण रूप से 1857 को क्या किया था? दबाया गया था अंग्रेजों के द्वारा। अगर 1857 विद्रोह की बात करें दोस्तों तो इनको भारत का प्रथम स्वतंत्रता यानी अंग्रेज के खिलाफ जो है भारत का प्रथम विद्रोह किसने कहा था? तो वी.डी. सावरकर साहब ने कहा था। ठीक है, वी.डी. सावरकर साहब ने कहा था। इसकी शुरुआत जो है दोस्तों 10 मई 1857 को हुई थी। 10 मई 1857 को हुई थी। आप जानते हैं कि 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया था। ठीक है, मेरठ से शुरुआत हुई थी इसकी सिपाही विद्रोह की। आप मुझे एक बात बताइए कि इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का जो नेता थे उनका नाम क्या था? इलाहाबाद में कौन था? नाम बताना है आपको। कानपुर में कौन थे? झांसी में कौन थे? उसके बाद फिर जगदीशपुर में कौन थे? ठीक है, तो करते हैं इलाहाबाद में इलायत खान साहब थे, इलायत खान। कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे, 2 लोग थे, नाना साहब और तात्या टोपे। झांसी में जो है झांसी लक्ष्मीबाई थी। और जगदीशपुर में कौन थे? बाबू कुंवर सिंह। आरा में पड़ता है जगदीशपुर एक जगह, वहाँ पे नेता जो थे 1857 के कौन थे? बाबू यानी वीर कुंवर सिंह थे। ठीक है, लखनऊ में कौन थे? तो बेगम हजरत महल थे। तो ये सब अलग अलग जगह पे 1857 की नेतृत्व कर रहे थे। कह रहा 2 संख्याओं का योग 25 है और उनके बीच का अंतर 15 है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा? 2 संख्याओं का योग कितना है? देखिए a+b आपको दे रखा है कितना? 25, और उनके अंतर जो है वो दे रखा है कितना? a-b कितना दे रखा है? 15। तो आपको दोनों संख्या निकालना है, तो आप यहाँ से क्या करेंगे? b काट देंगे। 2a कितना हो जाएगा? 40। ठीक है, तो ए वो कितना आ जाएंगे? 20। अगर a 20 आ गया तो b ऑटोमेटिकली 5 आ जाएगा क्योंकि a+b जोड़ के 25 होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? यहाँ पे रेशियो निकालना है, यानी 20:5 निकाला तो ये कट जाएगा। 5 के 20, 4:1। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। कह रहा है संयुक्त राष्ट्र परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? देखिए अस्थायी सदस्य 5 हैं। अस्थायी सदस्य जो हैं, अस्थायी सदस्यों की संख्या जो है अस्थायी सदस्यों की संख्या कितना है? 5। और अस्थायी अगर पूछे अस्थायी, तो अस्थायी जो है वो कितने हैं दोस्तों? वो 10 है टोटल। अस्थाई कितने हैं? 5, और अस्थाई कितने हैं? 10। ठीक है, अस्थाई में अगर आप याद रखिएगा यूएसए, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और चाइना। यूएसए, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और चाइना, ये सब क्या हैं? अस्थाई सदस्य। ठीक है, सॉरी वो अस्थाई होंगे, 10 हो जाए अस्थाई हैं। इस 10 में अस्थाई सदस्य में हमारे भारत भी सम्मिलित हैं। आगे बढ़ते हैं भैया। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना कब शुरू हुआ था? तो ये 2003 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। धातुओं की पतली तार के रूप में ढलने की विशेषता क्या कहलाती है? जो मेटल्स के जो मेटल्स होते हैं उसको हम एक थीन वायर में लंबा इलोंगेट कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? इसको तन्यता कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं डक्टाइल। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स है। मेटल सोनरस हो सकता है, सोनरस मतलब एक अच्छी साउंड प्रोड्यूस करती है। लक्सरस हो सकता है, मतलब उसमें एक शाइनिंग टेक्सचर होता है। वो मेलिबिलिटी होती है उसमें कि उसको आप थीन सीट में जो है आप आराम से उसको क्या कर सकते हैं? थीन सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। डक्टाइल होता है। ये सभी प्रॉपर्टीज ऑफ यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल है। आपने याद होगा, आपने पढ़ा होगा कि रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल को लिया था। गोल्ड को ही क्यों लिया? दूसरे चीज़ को भी ले सकते थे, नॉन मेटल को ले सकते थे, क्योंकि एटम्स तो हर चीज़ में है। ऐसा इसीलिए पॉसिबल नहीं था क्योंकि पतले सीट में कन्वर्ट करना
मेटल्स को बड़ा आसान है, नॉन मेटल नहीं होगा। तन्यता यही एक प्रॉपर्टीज है किसकी, धातुओं की। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगर केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें दोस्तों, तो कोई भी आप मेटल ले लीजिए, मान लीजिए सोडियम हमने ले लिया, मान लीजिए अल्मुनियम हमने ले लिया, हमने मैग्नीशियम ले लिया, हमने कैल्शियम ले लिया, ये सभी मेटल्स हैं। अगर इसकी आप केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये 11 इसका एटॉमिक नंबर है, इसका 13 है, इसका 12 है और इसका 20 है। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आप करेंगे तो आप कुछ चीज़ें पाएंगे। क्या पाएंगे ज़रा देखते हैं। इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2, 8 और 1 के एलिमेंट सेल में इसको हमने बांट दिया। और इसको देखेंगे क्या होगा, 2, 8 और 3। इसका करेंगे तो क्या होगा, 2, 8 और 2। और इसका क्या होगा, 2, 8, 8, कितना हो गया, 8 2 10 8 18 और यहाँ भी 2 आ जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट है, ये जो ऑर्बिट आप देख रहे हैं, मान लीजिए इसका नाम दे दिया के, इसका नाम एल और इसका नाम एम। तो ये जो एम सेल है इसका आउटरमोस्ट ऑर्बिट है, मतलब सबसे बाह्य कक्ष है। आउटरमोस्ट ऑर्बिट में आपको इलेक्ट्रॉन 1 है, 2 है और 3 है। हमेशा ये याद रखिएगा कि मेटल्स का, कोई भी मेटल हो, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने पे जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, या तो वो 1 होगा, या तो वो 2 होगा, या तो वो 3 होगा। 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता। और नॉन मेटल होगा तो 3 से ज़्यादा होगा। तो मेटल की ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ है। इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होने से क्या होता है, जब ये केमिकल रिएक्शन करता है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स को वो दे देता है। क्योंकि हर एलिमेंट जो है दुनिया में अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहता है। हर इंसान भी चाहता है कि हम सेटिस्फाई हों। इसी तरीके से एलिमेंट जब रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन करने का मतलब ही हुआ है कि अपने आप को सेटिस्फाई करना चाह रहा है, अपने आप को स्टेबल होना चाह रहा है। स्टेबल होने का मतलब केमिस्ट्री में क्या है कि उसका आउटरमोस्ट ऑर्बिट पे 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट या डुप्लेट, हाइड्रोजन जो है वो डुप्लेट करता है, ऑक्टेट पूरा हो जाए, मतलब आउटरमोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 हो जाए। तो जरा देखिए एक मिनट। अगर मान लीजिए हमने क्या किया कि सोडियम को क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराया, हमने क्या किया कि सोडियम को क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराया। अब सोडियम देखिए, सोडियम क्या है, एक मेटल है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2, 8 और 1 11 नंबर पे है। क्लोरीन 17 नंबर पे है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2, 8 और 7। मैंने बताया था अभी आपको कि जब भी कोई नॉन मेटल होगा तो उसका आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको 7 दिख रहा है आउटरमोस्ट ऑर्बिट में, यहाँ पे आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 1 दिख रहा है, 1 दिख रहा है। जब ये दोनों का रिएक्शन होगा, तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों होगा भाई, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों होगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों होगा भैया, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए कि एलिमेंट्स अपने आप को सेटिस्फाई कर ले। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन में होगा दोस्तों क्या, ये जो सोडियम है ये भी चाहेगा कि मेरे आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन पूर जाए, और ये जो क्लोरीन है ये भी चाहेगा कि हमारे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन पूर जाए। अब इसको 8 आउटरमोस्ट में पूरने के लिए 2 तरीका है। या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन जो आपको दिख रहा है ये ट्रांसफर कर दे, तब आउटरमोस्ट ऑर्बिट में क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। या फिर 7 किसी से ले ले, या तो 1 ट्रांसफर कर दे या 7 किसी से ले ले। तो ये 7 किसी से लेने में इसको एनर्जी कंजप्शन बहुत ज़्यादा है, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये बड़ा आसानी से 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है। अब इसको देखिए, इसका आउटरमोस्ट में ऑलरेडी 7 है और ये चाहता है कि 8 पूरा हो जाए। तो इसको 2 तरीके हैं, या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो 7 1 8 हो जाएगा, या फिर ये 7 इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो 7 इलेक्ट्रॉन देना एनर्जी कंजप्शन के हिसाब से सही नहीं है। ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ग्रहण करेगा। यानी ये इलेक्ट्रॉन दिया और ये इलेक्ट्रॉन लिया। इसका मतलब हमें ये समझ में आया कि मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, देते हैं। तो ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, तो मेटल्स को हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होता है। और नॉन मेटल को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट बोल सकते हैं, क्योंकि मेटल्स नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो इससे देने वाला पॉजिटिव, देने वाला हमेशा अमीर होता है ना। तो मेटल हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव आयन बनाएगा। मेटल हमेशा पॉजिटिव आयन बनाएगा। आयन मतलब चार्ज पार्टिकल, ठीक है। और नॉन मेटल जो होगा वो क्या होंगे दोस्तों, नॉन मेटल जो होंगे वो नेगेटिव आयन बनाएंगे, नेगेटिव आयन बनाएंगे। ठीक है, तो इसको पॉजिटिव आयन को बोलते हैं कैटायन, क्या बोलते हैं इसको, कैटायन। और नेगेटिव आयन को क्या बोलते हैं, एनायन बोलते हैं। ये कहानी थी मेटल्स और नॉन मेटल की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। भैया कहता है कि एक कक्षा में 48 छात्र हैं, किसी एक दिन छात्रों की उपस्थिति उनकी कुल संख्या का 3/8 है। उपस्थिति है 3/8, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, 48। तो अनुपस्थिति की संख्या कितनी है वो आपको बताना है। बड़ा आसान है भैया, 48 टोटल छात्र हैं, उपस्थित हैं कितने, 3/8। इसको काटेंगे,
8 6 का 48, 6 के 18, यानी 30 विद्यार्थी जो हैं वो क्या हैं, अनुपस्थित हैं आपके स्कूल में। आगे बढ़ते हैं भैया। भारत ने पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया था? देखिए 1961 ईस्वी में तारापुर में किया था जो पहला नाभिकीय संयंत्र था। कहाँ पे? 1961 में। कहाँ पे यह है तारापुर? तो महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। आपसे पूछा जाता है नरोरा कहाँ है? तो नरोरा उत्तर प्रदेश में है। कलपक्कम कहाँ है? तो कलपक्कम तमिलनाडु में है। कलपक्कम कहाँ है? तमिलनाडु में है। कैगा कहाँ है? तो कैगा कर्नाटक में है। ये सभी क्या है? परमाणु ऊर्जा घर है। परमाणु जो है नाभिकीय संयंत्र है, ठीक है ना, परमाणु नाभिकीय विद्युत संयंत्र है। कलपक्कम कहाँ है? तमिलनाडु में। नरोरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तारापुर जो सबसे पहला 1961 में बना है, कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। कैगा कहाँ है? कर्नाटक में, ठीक है। 500 रुपये के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आपको पता करना है। देखिए हमारे पास रुपया टोटल प्रिंसिपल कितना है? 500 रुपया। इसको बनाने का 5000 रुपया है। यहाँ इसको बनाने का अलग अलग तरीका हो सकता है। आप इस मेथड से बनाएं, आसानी से आंसर आएगा। क्या? 5000 टोटल रुपया प्रिंसिपल है। 5000 रुपया टोटल क्या है? प्रिंसिपल है। इसको 3 साल के लिए काम करना है, तो आप क्या करना है, इसे 3 साल के लिए आप 3 साल के लिए इसको आप चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आपको निकालना है। तो क्या करेंगे? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। तो ये 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10। कितना होता है? 1/10, क्योंकि 10/100 करेंगे तो 1/10 आ जाएगा। तो आप क्या करें? पहले साल 1/10 लगेगा, इसका भी पहला साल 1/10 होगा और इसका भी पहला साल 1/10 होगा। तो 5000 का 1/10 क्या होगा? 500, यानी पहला साल उसको 500 रुपया मिला। दूसरे साल भी क्या होगा? 500 ही मिलेगा। दूसरे साल 500 नहीं मिलेगा, सिर्फ हम 500 लिख रहे हैं अभी, ठीक है। और ये भी हो गया 500 रुपये। मुझे एक बात बताइए, साधारण ब्याज में क्या होता है दोस्तों कि ब्याज बदलता नहीं है, ब्याज कांस्टेंट रहता है। जैसे मान लीजिए 10 साल के लिए कोई साधारण ब्याज की दर से कोई लोन लिया है, तो पहला साल जितना ब्याज उसका आएगा, दूसरे साल भी उतना ही आएगा, तीसरे साल भी उतना ही आएगा। 10वें साल तक साधारण ब्याज में रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी इंटरेस्ट जो है वो चेंज नहीं होगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है दोस्तों कि ब्याज पे भी ब्याज मिलता है। कैसे? तो जरा बताइए। ये पहला साल, ये दूसरा साल और ये तीसरा साल। पहला साल तो उसको 500 रुपया मिल गया, और यही 500 रुपया साधारण ब्याज भी है पहला साल के लिए और चक्रवृद्धि ब्याज भी है पहला साल के लिए। तो हमें ये समझ में आया कि पहला साल में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज बदलता नहीं है, वही रहता है। लेकिन जैसे ही दूसरा साल आएंगे, दूसरा साल तो ये हो गया ना, जैसे ही दूसरा साल आएंगे तो साधारण ब्याज तो 500 रहेगा ही, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज कहता क्या है कि तुमने प्रिंसिपल पे जो ब्याज 500 रुपया दिया है वो तो हम लेंगे ही, पहले साल में जो 500 रुपये का जो ब्याज बना है उसका भी ब्याज हमें चाहिए। मतलब इस 500 का भी 1/10 हम लेंगे, तो 500 का 1/10 50 हो गया। अब ये तीसरे साल में जो है इसका भी लेगा और इसका भी लेगा, तो तीसरे साल में भी इसका 1/10 हो जाएगा 50, इसका 1/10 हो जाएगा 50, और यहाँ पर जो 50 रुपया है इसका भी 1/10 लगेगा, तो 50 का 1/10 कितना हो जाएगा? 5। अब बताइए इतना रुपया उसको मिल रहा है। अगर कोई बोलता है आपको कि इस 3 साल में टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है उसको, तो कहोगे आप सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है 500, 500 और 500, यानी 1500 रुपया उसका सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिल रहा है? तो 500, 500, 500, इसके लिए 50, फिर इसके लिए यहाँ पे 50, और इसके लिए यहाँ पे 50, और इसके लिए इसका 1/5 मतलब 5, इतने रुपया उसको चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है। समझ में आया? कहने का मतलब अगर आपसे टोटल ये पूछ दे कि दूसरे साल, 3 साल नहीं, दूसरे साल में टोटल इंटरेस्ट कितना बना, तो दूसरे साल में 500 प्लस 50, 550 बना। तीसरे साल में टोटल इंटरेस्ट कितना बना? 500, 50, 50 और 5, इतना रुपया के तीसरे साल में उसको ब्याज मिला। कहने का मतलब भैया ये हुआ कि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पे भी ब्याज मिलता है। अगर यहाँ पे आपको अंतर निकालना है तो सिर्फ क्या करेंगे आप, ये 50, ये 50, ये 50 और ये 5 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 150 और 5, 155 रुपया का आपका अंतर हो जाएगा। अंतर होगा ना दोस्तों, क्योंकि ये टोटल चक्रवृद्धि ब्याज हुआ और 1500 यानी 500, 500, 500 साधारण ब्याज हुआ, उसको घटाएंगे तो 155 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसान तरीका है ये बनाने का, ठीक है। कह रहा है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो सरदार सरोवर बांध दोस्तों कहाँ पे? गुजरात में है, नर्मदा नदी पे स्थित है। नर्मदा नदी की याद रखिएगा कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, पश्चिम की ओर बहती है। दूसरी बात क्या कि नर्मदा नदी दोस्तों डेल्टा नहीं बनाती है, एस्चुरी बनाती है। क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है, ठीक है। नर्मदा नदी क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। आप मुझे बताएंगे हरिके बैराज
बांध जो है, हरिके बैराज बांध जो है वो किस राज्य में है? हरिके बैराज बांध जो है किस राज्य में, आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। और कौन से नदी पे बना है? टिहरी बांध किस नदी पे बना है? महानदी बांध जो है ना, देखिए महानदी हमने बता ही दिया। हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पे बना हुआ है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र पे एक पुल है दोस्तों, उसको भूपेन हजारिका पुल कहते हैं, वो बना हुआ है किस पे? ब्रह्मपुत्र पे। भूपेन हजारिका पुल जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी पे बना हुआ है। और लोहित नदी याद रखिएगा, लोहित नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी की क्या है? सहायक नदी है। एक विद्यालय में किसी परीक्षा में 60% छात्र जो हैं सफल हुए हैं। 60% छात्र जो है क्या हुए हैं? सफल हुए हैं। एक बात बताइए, अगर 60% सफल हुआ यानी सक्सेस हुआ, तो 40% कितना हुआ? 40% क्या हुआ होगा? फेलियर हुआ होगा, असफल हुआ होगा। अब असफल होने वाले छात्रों की संख्या कितना है? 240। इसका मतलब ये 40 जो है इसका वैल्यू कितना है? 240 कहोगे कितना गुना है? तो कहोगे ये 6 गुना है। आपको पूछ रहा है कि सफल होने वाले छात्रों की संख्या कितना है, तो अगर ये 6 गुना है तो इसको भी आप क्या करो? गुना 6 गुना कर दो, तो 6 के 36 हो गया, यानी 360 आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मानव शरीर की पीएच रेंज कितनी होती है? देखिए ये सवाल पूछा गया प्रीवियस ईयर में कि मानव शरीर की पीएच रेंज कितनी होती है। ऑप्शन बड़ी भयानक दे रखा है, इसको बनाने का बड़ा ही आसान तरीका है कि पीएच रेंज जो है दोस्तों, आपको पता होगा कि मानव शरीर में क्या होता है? ब्लड होता है, और ब्लड का पीएच वैल्यू सबको पता है कितना? 7.4। बेसिकली पूछ यही रहा है, लैंग्वेज अलग है, ऑप्शन अलग दे दिया डराने के लिए ताकि लोग गलत कर दें। कुछ नहीं करना है, ब्लड के पीएच वैल्यू कितना होता है? 7.4। आप 7.4 रेंज में कोई ऑप्शन ढूंढिए, कौन सा मिलेगा? ये तो है नहीं, ये भी है नहीं, ये भी है नहीं, तो आपको आप सिर्फ ऑप्शन नंबर बी आपको देखने को मिलेगा कि मानव शरीर का जो पीएच रेंज है वो 7.35 से 7.45 तक होता है। अगर पीएच की बात करें दोस्तों, तो इसको बोलते हैं पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं इसको? पोटेंशियल या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं। ये कोई मटेरियल एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, ये मेजर करने में ये पैमाना है। इसका जो खोज है ना दोस्तों, यानी खोज क्या कहें इसको, जो इन्वेंट किया है, बनाया है, वो बनाया था सोरेनसन ने। किसने बनाया था? सोरेनसन ने, याद रखिएगा सोरेनसन, ठीक है। खोज किसने बनाया था? सोरेनसन ने बनाया था, ठीक है। पोटेंशियल। अब हमें बताइए कि जो मूत्र होता है उसका पीएच मान कितना होगा? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे 26वें नंबर प्रश्न में कि साइमन कमीशन कब भारत आया था। देखिए इसमें दो तरह का सवाल पूछता है। एक तो पूछता है कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था, तो साइमन कमीशन का गठन हुआ था 1927 में। और साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1928 में आया था। इसका पुरजोर बहुत मतलब क्या हुआ था? इसका विरोध हुआ था, और इसी के विरोध के प्रदर्शन करने के दौरान लाला लाजपत राय को लाठी जो है वो लगा था सर में, जिनसे उनकी देहांत हो गई थी। साइमन कमीशन में टोटल 7 मेंबर्स थे। सर जॉन साइमन इनके अध्यक्ष थे, और इनका विरोध इसीलिए हो रहा था हमारे देश में कि इसमें कोई भी मेंबर भारतीय नहीं था, ठीक है। 1928 में जो है साइमन कमीशन भारत आया था। ये हमारा अंतिम प्रश्न था दोस्तों। आज का वीडियो यहीं पे रखते हैं, फिर से हम आप मिलेंगे, रेगुलर मिलेंगे। उससे अच्छा है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको हमेशा हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप हमारे साथ, हम भी तैयारी करें, आप भी तैयारी करें, मिलजुल के बढ़िया से पढ़ें। और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स में जो भी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, जो भी सेट लगाते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, आप उनको शेयर कीजिए, ताकि दूर दूर तक हमारी जो है वीडियो आपके माध्यम से पहुँचे। आपका अंत तक बने रहे वेदांश अकेडमी में, आपका तहे दिल से शुक्रिया। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।